13 दिसंबर 2001। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जिसने दो परमाणु ताकत वाले पड़ोसियों के बीच सैन्य शतरंज की बिसात को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ एक आतंकवादी हमले ने दो परमाणु शक्तियों के बीच जंग के मायने ही बदल दिए हैं और एक ऐसी खतरनाक सैन्य रणनीति को जन्म दिया जिस पर आज भी बहस जारी है। मौत ने आनंद और भारत के लगभग पूरे राजनीतिक वर्ग के चेहरे को देखा और फिर मुंह फेर लिया। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उस दिन के खौफ की गवाही हैं, जब मौत भारत के लोकतंत्र के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लग गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है उसी एक हमले से, वो हमला जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, सुबह के करीब 11:30 बजे का वक्त है। एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद के अंदर घुस आती है। अचानक वो कार उपराष्ट्रपति के काफिले से टकरा जाती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और फिर जो शुरू हुआ वो था गोलियों और ग्रेनेड का शोर, जो अगले 1 घंटे तक भारत के लोकतंत्र के मंदिर में गूंजता रहा। आखिर में सभी 5 हमलावर मारे गए। और जब गोलियों की आवाज थमी तो जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। कुल 14 जानें गईं। हमलावरों के अलावा शहीद होने वालों में दिल्ली पुलिस के जवान थे, संसद के सुरक्षा गार्ड थे और यहां तक कि एक माली भी था। शक की सुई सीधे पाकिस्तान में बैठे आतंकी गुटों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद पर जाकर टिकी। इस हमले को भारत का अपना ग्राउंड जीरो कहा गया, एक ऐसा जख्म जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई का पूरा मन बना लिया था, लेकिन ये एक ऐसा युद्ध साबित हुआ जो कभी लड़ा ही नहीं गया। और इसी नाकामी ने भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी कमजोरी को दुनिया के सामने ला दिया। हमले के जवाब में भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन पराक्रम। ये 1971 की जंग के बाद भारतीय सेना की अब तक की सबसे बड़ी और मैसिव तैनाती थी। इसका मकसद एक ही था, पाकिस्तान पर इतना दबाव बनाना कि वो आतंकी गुटों को समर्थन देना बंद करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इस विशाल सैन्य जमावड़े में एक बहुत बड़ी और, जैसा कि बाद में पता चला, एक घातक खामी थी। भारत की जो मुख्य हमलावर टुकड़ियां थीं, जिन्हें स्ट्राइक कॉर्प्स कहते हैं, उन्हें अपनी जगहों से सीमा तक पहुंचने में ही लगभग 3 हफ्ते लग गए। 3 हफ्ते। और ये 3 हफ्ते यही पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा मौका बन गए। देखिए हुआ क्या। भारत की धीमी तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी फौरन अपनी सेना सीमा पर तैनात कर दी। इस देरी ने अमेरिका और दूसरी ताकतों को बीच बचाव करने का पूरा वक्त दे दिया। और जब तक भारत के टैंक और तोपें हमले के लिए पूरी तरह तैयार हुईं, तब तक सरप्राइज का एलिमेंट और हमला करने का जो राजनीतिक जोश था, दोनों ही ठंडे पड़ चुके थे। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि 10 महीने तक दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने खड़ी रहीं और फिर बिना कोई लक्ष्य हासिल किए भारत ने चुपचाप अपनी सेना वापस बुला ली। ऑपरेशन पराक्रम एक तरह से नाकाम हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत की प्रतिक्रिया इतनी धीमी क्यों थी? और इसका जवाब छिपा है उसकी उस वक्त की सैन्य रणनीति में, जिसे स्लेजहैमर यानी घन वाली रणनीति भी कहा जाता है। देखिए, 2004 से पहले भारत की जंग की रणनीति सुंदरजी डॉक्ट्रिन पर आधारित थी। इसको आसान भाषा में समझते हैं। सीमा पर तैनात थीं रक्षात्मक होल्डिंग कॉर्प्स, जिनका काम था एक दीवार की तरह दुश्मन के पहले हमले को झेलना, जबकि असली हमला करने वाली ताकत थीं 3 बहुत बड़ी स्ट्राइक कॉर्प्स, जो देश के अंदरूनी हिस्सों में तैनात थीं। प्लान यह था कि ये स्ट्राइक कॉर्प्स एक भारी भरकम घन की तरह आगे बढ़ेंगी और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उससे गहरे जख्म देंगी। लेकिन ऑपरेशन पराक्रम ने इस घन वाली रणनीति की सारी कमजोरियां एक-एक करके सामने ला दी। पहली, ये स्ट्राइक कॉर्प्स इतनी बड़ी और भारी भरकम थीं कि इन्हें तेजी से हिलाना नामुमकिन था। दूसरा, इनकी हर हरकत का दुश्मन को आसानी से पता चल जाता था, यानी सरप्राइज जैसा कुछ था ही नहीं। तीसरा, ये एक ऐसा मोटा हथियार था जो आतंकी हमलों जैसे छोटे उकसावों का जवाब देने के लिए बिल्कुल बेकार था। और सबसे बड़ी कमी, सीमा पर जो सेना पहले से मौजूद थी, उसके पास तुरंत जवाबी हमला करने की ताकत ही नहीं थी। इन्हीं नाकामियों और कमियों के जवाब में भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव किया जिसे आज दुनिया कोल्ड स्टार्ट के नाम से जानती है। और ये बदलाव जमीन आसमान जैसा था। पुरानी स्लेजहैमर रणनीति एक भारी भरकम घन की तरह थी, जिसे उठाने में ही हफ्तों लगते थे।
वहीं नई रणनीति यानी कोल्ड स्टार्ट एक स्कैल्पल या सर्जिकल चाकू की तरह है, तेज, सटीक और फुर्तीली। 3 विशाल सेनाओं की जगह ले ली 8 छोटी और तेज तरार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स ने। अब मकसद पाकिस्तान की पूरी फौज को खत्म करना नहीं था, बल्कि बिजली की रफ्तार से हमला करके सजा देना था, इससे पहले कि दुनिया को बीच बचाव का मौका मिले। तो अप्रैल 2004 में भारत ने अपनी नई युद्ध नीति पेश की, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। इसका मकसद एकदम साफ था, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई होती है तो भारत बहुत तेजी से और जोरदार पारंपरिक हमला करेगा। इसकी कामयाबी 3 चीजों पर टिकी थी: स्पीड, सरप्राइज और सेना वायुसेना का पूरा तालमेल। प्लान यह था कि हमला इतना तेज और सीमित हो कि पाकिस्तान को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का बहाना ही न मिले। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस नई और तेज रणनीति ने जहां कुछ पुरानी समस्याओं को हल किया, वहीं कुछ नए और शायद पहले से भी ज्यादा गंभीर खतरे पैदा कर दिए। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एक तेज रणनीति युद्ध को ज्यादा सुरक्षित बनाती है या फिर उसके होने की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ा देती है? देखिए, रफ्तार के अपने ही खतरे होते हैं। पहला खतरा यह है कि भारत के तेज हमले को पाकिस्तान गलत समझ सकता है और बात बहुत तेजी से बढ़ते बढ़ते परमाणु युद्ध तक जा सकती है। दूसरा, रफ्तार का मतलब यह है कि दुनिया को बीच बचाव का मौका नहीं देना, यानी तनाव कम करने का एक अहम रास्ता बंद हो जाता है। और शायद सबसे बड़ा खतरा, अगर नेताओं को ये लगने लगे कि उनके पास एक आसान और तेज सैन्य विकल्प मौजूद हैं, तो क्या वो भविष्य में किसी संकट के समय इसका इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे संसद हमले का असर सिर्फ सैन्य रणनीति पर ही नहीं पड़ा, देश के अंदर भी इसका एक बड़ा नतीजा देखने को मिला। पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के रूप में ये एक बहुत सख्त कानून था, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल की शिकायतों के चलते इसे 2004 में वापस लेना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे एक घटना के असर कई अलग अलग दिशाओं में फैलते हैं। तो आखिर में बात घूम फिरकर उसी एक सबसे बड़े सवाल पर आ जाती है, एक ऐसे माहौल में जहां दोनों तरफ तबाही मचाने वाले परमाणु हथियार मौजूद हों, क्या सीमित युद्ध जैसी कोई चीज सच में मुमकिन है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी दक्षिण एशिया की बेहद नाजुक शांति की डोर थामे हुए है।